everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. And we are continuing our case scenario series. जो अब तक के हमने total 15 case scenarios cover कर चुके हैं. आज शुरू करते हैं हम case scenario number 16 से. And I'm trying that today I'll cover 6 case scenarios. ठीक है, अब तक हम रोज 3 case scenarios करके मैं डेली अपलोड करती थी. आज मैं on stroke 6 case scenarios solve करूंगी. ठीक है, so let's solve. सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किसके बारे में पूछा गया है. एमसीक्यू पढ़ लेते हैं. फॉर जीटीए सर्विसेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ठीक है, इसके लिए अपने को एक बार केस सिनेरियो रीड करना पड़ेगा. उसके बाद which of the following options is correct in respect of GTA services provided to the government department. ठीक है, बताएंगे केस सिनेरियो एक बार रीड करके. ठीक है, अब which of the following statement is correct? Letting out of warehouse to Shankar is exempt. Catering service to Vishesh Anganwadi is exempt and letting out of warehouse to Shankar is not exempt. ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ. मेसर्स माही एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी. आपको बताना है ऑन द प्रोक्योरमेंट वैल्यू. फिर आपको कंप्यूट करनी है जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर जुलाई टू बी पेड इन कैश इफ रूल 86B ऑफ द सीजीएसटी रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, अब आ जाओ केस सिनेरियो रीड करते हैं फटाफट. मिसेस माही एंड कंपनी एक एलएलपी है. ध्यान रखना ये एक एलएलपी है. यहाँ पे नीचे किस चीज के क्वेश्चंस पूछे गए? जीटीए के शुरू में पूछे गए. सो मिसेस माही एंड कंपनी एक एलएलपी है, रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, एंगेज किसमें है? वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में. तो ये जो एलएलपी है वो प्रोवाइड करता है जीटीए सर्विसेज. किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. ठीक है, माही एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी. सप्लायर कौन है? माही एंड कंपनी. ठीक है, सप्लायर है माही एंड कंपनी. ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? जीटीए की सर्विसेज. जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी में फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. अब यहाँ पे एक कैच है. कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो मैम पढ़ा था कि अगर जो जीटीए है वो सर्विस देता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है. नहीं, कौन से गवर्नमेंट को देता है? वो नेसेसरी करता है जो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया है ताकि वो टीडीएस काट सके अंडर सेक्शन 51. तो ये वाला जो सर्विस होता है ये एग्जेम्प्ट होता है. लेकिन अगर ऐसे गवर्नमेंट को दिया है जीटीए की सर्विस जो गवर्नमेंट ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, उस केस में एग्जेम्प्ट नहीं होगा. ठीक है, ये बात कंसीडर करना है आपको. ठीक है, अब द फर्म प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय वे ऑफ, ये एक पार्ट हो गया जीटीए वाला. उसके बाद द फर्म प्रोवाइडेड सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू द स्टूडेंट मिस्टर पवन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है ये. ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? सब मिसेस माही एंड कंपनी. किसको? मिस्टर पवन को. ये कौन है? अनरजिस्टर्ड है. ठीक है, स्टूडेंट को दिया जा रहा है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. ठीक है, अब इस केस में आगे अपन पढ़ते हैं. ये वेयर हाउस वाला आगे. इसके पहले अपन वो एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जीटीए वाला. ठीक है, देखो फॉर जीटीए सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एलएलपी है मिसेस माही ये गवर्नमेंट को दे रहा है. गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे? सारे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट तो नहीं होगा. प्लस एलएलपी ने क्या बोला है? जो मिसेस माही है उसने क्या बोला है कि मैं जो जीटीए हूं मैं वो जीएसटी पेमेंट नहीं करूंगा, मतलब एफसीएम नहीं लगेगा. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. फॉर जीटीए सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, पहला ऑप्शन. दूसरा फॉर रेंटिंग सर्विसेज. अच्छा हाँ, अब ये जो मिसेस माही एलएलपी है, मिसेस माही एलएलपी ने रेंट पे भी तो दिया अपनी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मिस्टर पवन को. तो वो पवन क्या है बेटा? अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो अनरजिस्टर्ड है तो उसमें आरसीएम लगेगा क्या? नहीं लगेगा. ठीक है, पहली बात उसमें आरसीएम नहीं लगेगा. तो फॉर रेंटिंग सर्विसेज मिस्टर पवन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज. ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है. फॉर जीटीए सर्विसेज माही एंड कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज. ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है कि इसने माही एंड कंपनी ने बोला कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे नहीं करने वाला, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन फॉर रेंटिंग सर्विसेज माही एंड कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर
फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि सामने वाला रेसिपिएंट दैट इज पवन अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, जहां पे जीटीए की सर्विस के लिए गवर्नमेंट आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा, एंड रेंटिंग सर्विसेज के लिए जो माहियन कंपनी है वो जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, डन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। Which of the following options is correct in respect of GTA services provided to the government department? ठीक है, जीटीए की सर्विस में आप यहाँ पे आरसीए में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जीटीए सर्विस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12% विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। 12% अच्छा कब लगता है बताओ? जीटीए में दो ऑप्शन होते हैं, 12% और 5%। तो 12% में तो ऑलवेज वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहेगा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या जो मेसर्स माही एलएलपी है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, जीटीए सर्विस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12% बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इधर है, क्योंकि 12% तो अपने कंसिडरेशन नहीं लेना है अपने को 12% का। ठीक है, अब थर्ड, जीटीए सर्विस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग आईटीसी। अब देखो 5% में भी आपके पास ऑप्शन रहता है एफसीएम का और आरसीएम का, बट 5% में सबसे बड़ा ये रहता है कि आपको यहाँ पे आईटीसी अवेल करने नहीं मिलेगा। 12% में हमेशा आप विथ आईटीसी वाला केस में अप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पे विदाउट आईटीसी, तो यहाँ पे विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग आईटीसी ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 5% टैक्स पे किया है तो वहां पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मेरे को डी सही लग रहा है। जीटीए सर्विस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल फॉर द सेम। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ये चीजें। ठीक है, अब आते हैं, ये दोनों पार्ट हो चुके हैं जितना अपन ने पढ़ा। वेयर हाउस वाला, Mrs. Mahi and company let out its warehouse to Mr. शंकर। शंकर को उसने अपना जो गोडाउन है वो लेट आउट किया, ठीक है, किराए पे दिया। Who in turn let out to an agriculturist for warehousing of agricultural produce. Now, the firm also undertakes catering, ये पहला सर्विस था, ठीक है, जो लेट आउट वाला। शंकर ने फिर आगे और किसको लेट आउट में दे दिया? एग्रीकल्चरिस्ट को। किसके लिए? फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ कल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, द फर्म ऑल्सो अंडरटेक्स केटरिंग सर्विसेज टू विश्वास आंगनवाड़ी एंड द सेड आंगनवाड़ी हैज रिसीव्ड फंडिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब द फर्म परचेज द फॉलोइंग गुड्स। ओके, ये परचेज वाला आ गया, इसके पहले अपन वो एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, ये वाला। Which of the following statement is correct? आप बताना। फर्स्ट, लेटिंग आउट ऑफ वेयरहाउस टू शंकर इज एग्जेम्प्ट। क्या एग्जेम्प्ट है क्या? बताओ। आपने मतलब ये जो एलएलपी है उसने क्या किया? शंकर को वेयरहाउस लेट आउट किया, एंड इन टर्न शंकर ने क्या किया? एग्रीकल्चरिस्ट को लेट आउट किया फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी एग्जेम्प्ट है। भले आगे शंकर एग्रीकल्चरिस्ट को जो है वो वेयरहाउस के लिए लेट आउट कर रहा है, वेयरहाउस को लेट आउट कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट होगा। वो आगे फिर जो भी जिसको भी लेट आउट करे वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? ये जो एलएलपी है मिसेस माही, उसने किसको लेट आउट किया है? शंकर को। ठीक है, वो उसका बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट किया है, तो ये एग्जेम्प्ट कहीं से नहीं होगा। ठीक है, सो पहला, लेटिंग आउट ऑफ वेयरहाउस टू शंकर इज एग्जेम्प्ट, नहीं एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद केटरिंग सर्विस टू विशेष आंगनवाड़ी इज एग्जेम्प्ट। ये सही है कि नहीं सही है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आंगनबाड़ी को हमने केटरिंग सर्विस दिया एंड उस आंगनबाड़ी को फंडिंग्स मिलती है गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन एंट्री में आप जब पढ़ना, आप लिखा है कि केटरिंग सर्विस अगर आप देते हो विश्वास आंगन मतलब किसी भी आंगनबाड़ी को, है ना, भले ही उसको गवर्नमेंट से फंडिंग मिली है तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है। ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग की है नहीं की है, दैट डजंट मैटर, बट केटरिंग सर्विस आंगनबाड़ी को मिलना इज एग्जेम्प्ट। तो ये सही लग रहा है पहला। ठीक है, अब लेटिंग आउट ऑफ वेयरहाउस टू शंकर इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये भी सही है। ऑब्वियसली हमने जो शंकर को वेयरहाउस लेट आउट किया है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये भी सही है। अब
केटरिंग सर्विस टू विशेष आंगनवाड़ी इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये गलत है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, जो अपने ऊपर टिक कर चुका है। तो आंसर क्या है? सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सेकेंड एंड थर्ड। इसका एक बार अपन आंसर चेक करते हैं थर्ड का, ठीक है। देखो सेकेंड एंड थर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। भले ही उसको फंडिंग गवर्नमेंट ग्रांट से मिली हो या फिर कॉर्पोरेट डोनेशंस मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी shall also be covered by exemption whether sponsored by government or through donation from corporates. Okay, and this warehousing rental services are provided to Mr. Shankar who is not an agriculturist, वो agriculturist नहीं है, and hence the services are not exempt. Understood? बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना? तो लाइक भी कर देना अगर आप लोग इतना यहाँ तक पहुंच गए हो तो, ठीक है। आ जाओ। The firm purchased the following goods during the month of July. Capital goods purchase किए गए amounting to 45,000 purchased on which depreciation has been taken on full value including GST. ओहो, यहाँ पे गलती कर दी ना। देखो आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया कितने में? 45,000 का, ठीक है। एंड उसमें आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, इसमें जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड था, पूरे वैल्यू पे आपने क्या कर लिया? डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, ठीक है। अब आगे ऑप्शन में मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इसमें रेलेवेंट लगेगा कि मैंने आपको ये क्यों समझाया, ठीक है। अब सेकंड, रॉ मटेरियल परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग, लेकिन डिलीवरी चालान तो अवेलेबल है, ठीक है। अब आ जाओ, आईटीसी वाला एक क्वेश्चन था, इसके बाद ही था, ये देखो। Mrs. Mahi and company is eligible to claim input tax credit on the procurement value of which amount? What amount? बताओ, आप बता दो क्या होना चाहिए। क्या 45,000 पे आईटीसी क्लेम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है, यहाँ पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स परचेज्ड 55,000 जिसके लिए इनवॉइस मिसिंग है लेकिन डिलीवरी चालान अवेलेबल है। प्लीज गलती से भी इसको 55,000 में आईटीसी अवेल कर सकता है ऐसा टिक मत करके आना, क्योंकि जो 16(4) की कंडीशंस है उसमें क्या लिखा है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, है ना। इनवॉइस अगर नहीं है तो आप आईटीसी अवेल करने के एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे डिलीवरी चालान अवेलेबल होने से नहीं होता, दिस इज नॉट एन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, इसका मतलब नील, कुछ मिल नहीं मिलेगा आपको। ये देखो ये रहा नील, ठीक है, इजी। अब आपको जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। आ जाओ, ये भी इजी है, आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के सॉल्व करके बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या, फर्दर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जीएसटी लाइबिलिटी क्या है फर्म की? 20,000 आईजीएसटी, 10,000 सीजीएसटी और 10,000 एसजीएसटी। फॉलोइंग क्रेडिट है, ये सारे आईटीसी अवेलेबल है अभी, है ना। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अवेलिंग आईटीसी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, ओके। चलो 20 10 10, ठीक है। ये देखो आपके पास लाइबिलिटी कितनी है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 20,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। अब आईटीसी क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। कितना अवेलेबल है? 8, 12 और 5। 8,000, 12,000 और 5,000, इतना ही अवेलेबल है ना? यस, इतना ही अवेलेबल है। अब आपको रूल पता होगा, मैं अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपके पास आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई की है, एससी की है और एस की है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास आई का है, सी का है और एस का है। रूल ये बोलता है कि आपको सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करना है, पूरा यूज कर देना है, ठीक है। और सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज होगा आईजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। मान लो इसमें से कुछ बच गया तो वो इन दोनों में सी और एस किसी भी रेशियो में यूज हो सकता है, ठीक है। चाहे 50-50 हो, चाहे 80-20 हो, चाहे 20-80 हो, किसी भी रेशियो में। बट पहले पूरा आईजीएसटी खत्म कर दो, आईजीएसटी जीरो हो जाएगा। फिर आईजीएसटी के जीरो होने के बाद सीजीएसटी उठाओ। सीजीएसटी का जितना भी क्रेडिट है सबसे पहले यूज होगा आपका सीजीएसटी में, एंड कुछ बच गया तो आईजीएसटी में यूज होगा। एसजीएसटी में कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। ये लोग आपस में शेयर नहीं करते,
इंटरस्टेट सेल मतलब इंटरस्टेट शेयर कर लेंगे, ठीक है। सीजीएसटी का क्रेडिट बच गया तो आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हैं। सेम वे एसजीएसटी का पहले एसजीएसटी में यूज करो, कुछ बच गया तो आ जाओ आईजीएसटी को दे दो। ये एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा अगर किसी को नहीं है क्लियर तो आईजीएसटी का क्रेडिट है, पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए यूज होगा 8000, है ना। 12000 का क्रेडिट है, पहले सीजीएसटी के क्रेडिट को लाइबिलिटी को अपन सेट ऑफ करते हैं। 12000 है यहाँ पे, 10000 पूरा की पूरा सेट ऑफ हो गया, बचा क्या 2000। 2000 आपको देना पड़ेगा आईजीएसटी को, जो भी बच जाता है वो जाता है आईजीएसटी के पास, ठीक है। 5000 का एसजीएसटी है, ये तो पूरा की पूरा चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10000 की लाइबिलिटी है तो पूरा इधर यूज हो गया। कितना बचा 20 -8 -2, 10000 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 0, ये पूरा सेट ऑफ हो चुका है और यहाँ पे बचा 5, तो 10000 0 और 5000। आ जाओ आंसर दिखा देती हूँ, ये देखो यही है 10000 0 और 5। मैं चेक भी करवा देती हूँ एक बार, 10000 0 और 5, ठीक है क्लियर। ये हो गया आपका पूरा की पूरा केस सिनेरियो नंबर 16। लेट्स डू केस सिनेरियो नंबर 17। एक बार अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Tax liability of Meena and Company for the month of July 2024 is what? Under CGST and SGST बता देंगे पढ़ के केस सिनेरियो को, ठीक है। Import of service by Veena and Company that will be treated as supply is कितना, तो import of services का provision पूछा है, ठीक है। And then Veena and Company will be eligible to claim ITC held on stock and capital goods, ठीक है बता देंगे, छोटा सा है बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो। Veena and Company, Mrs. Veena and Company of Jabalpur was registered under GST under composition scheme. Okay. Outward supply जो है of the firm for the month of July 2024 was rupees 10 lakhs. 10 lakhs जो है इसका आउटवर्ड सप्लाई है जुलाई मंथ का, ठीक है, जिसमें से 2 lakh was supply of repairing services. And in the preceding financial year, the firm was doing trading of taxable goods only. And turnover of the concern for the previous financial year was rupees 100 lakhs, ठीक है। यहां तक के आपको ये समझ आ रहा है कि एक तो बंदा कंपोजिशन स्कीम वाला है, ठीक है, बंदा क्या मिसेस वीना एंड कंपनी कंपोजिशन स्कीम का है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द फर्म कितनी है जुलाई की 10 lakhs, जिसमें से 2 लाख जो है वो किसका है रिपेयरिंग सर्विसेज का। एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना गिवन है 100 lakhs। तो इससे अगर आप चेक करना चाहो कि ये सर्विस देने के लिए एलिजिबल है ना, जो मार्जिनल सर्विस अलाउड होती है कंपोजिशन डीलर्स को कितनी अलाउड होती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टैक्सेबल टर्नओवर। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स ओनली, सो टैक्सेबल टर्नओवर का 10% ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 100 lakhs या फिर 5 lakhs whichever is higher, whichever is higher, हाँ। सो 100 lakhs का 10% 10 lakhs और 5 लाख whichever is higher 10 लाख की सर्विस वो दे सकता है, इसने तो 2 लाख की सर्विस दी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल एलिजिबल है। अब पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा था कंपोजिशन मतलब टैक्स लायबिलिटी का, क्या पूछा था ये देखो, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 इस कितना ईच सीजीएसटी और एचजीएसटी बताना है अपने को। सो कितना हो जाएगा देखो 10 lakhs है, कंपोजिशन डीलर है तो 1% होगा, है ना, 1% होगा, कितना हो जाएगा आपका ये बता दो। ऐसे एग्जाम में गलती मत कर देना, ऐसे करके देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बचा कितना 10,000, 10,000 में सीजीएसटी एसजीएसटी 5,000 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है 10,000 देख के तुरंत टिक मत करना, पहले देखो टैक्स लायबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 इज रुपीज 5,000 ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। गलती से भी 10,000 आ गया दिख गया टिक कर दो, ऐसा नहीं करना है। ईच बोला है तो 5,000 सीजीएसटी 5,000 एसजीएसटी ऐसा है, ठीक है। जबरदस्ती के 2 नंबर से जाने नहीं देने, इजी, ठीक है। अब the firm imported the following services during August 2024। जो आर्किटेक्ट सर्विसेज है ना सर वो किससे लिया गया है मिस्टर विनोद, फर्म का पार्टनर है जो कहाँ रहता है फ्रांस में रहता है, और उसको हमने 1 लाख रुपीस दिया है। द सेड सर्विस वाज पेड है, कंसिडरेशन तो है लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया बिजनेस में। अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में फॉर कंसिडरेशन है,
तो किसमें फॉल करेगा? सेक्शन 7(1)(b) में फॉल करेगा, है ना? 7(1)(b) में फॉल करेगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है? अगर आपका कंसिडरेशन है प्लस, जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस में, बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो चलेगा, कंसिडरेशन है ना, तो ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई है, ठीक है, इसको अपन सप्लाई बोलेंगे, ठीक। अब सेकंड, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल, एक रिनोन्ड लॉयर है इन स्वीडन हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय, अभी नहीं है, पहले था। So the value of the said service was rupees 3 lakhs. Even though it was used in the in the furtherance of the business, no consideration was paid by the firm. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये है विदाउट कंसिडरेशन वाला केस, पैरा नंबर 4, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। उसमें क्या था? उसमें भले ही आपका कंसिडरेशन नहीं हो चलेगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, जो कि है। इवन दो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन कोई भी कंसिडर, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, बट एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी? ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो एक्स एम्प्लॉय है ना, अभी थोड़ी उसका ये रिलेटेड पार्टी है ना? तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अगर ये फुलफिल हो जाती ना, ये अगर रिलेटेड पार्टी होता, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई थी, तो ये भी सप्लाई हो जाता, ये वाला सर्विस भी, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये सब सर्विस है, ये सप्लाई है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इज कितना? तो अपन ने ये वाला अमाउंट मेंशन करना है, कितना है? 1 लाख का, ये है 1 लाख, ठीक है, चेक कर ले एक बार, 1 लाख, वही रीजन है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पे? एलिजिबल आईटीसी बता देते, बस इतना ही बचा है। देखो, जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना फर्म का, क्रॉस द लिमिट ऑफ रुपीज 150 लैक्स। देखो कंपोजिशन स्कीम में कैसा होता है कि जब तक आप विद इन लिमिट हो टर्नओवर के, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस हुई, यहाँ पे कितनी है? 1.5 करोड़, दैट इज 150 लैक्स, तो वो जिस टाइम क्रॉस हुआ, आपको स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, खुद ही विड्रॉ कर लो, ठीक है। कब हुई ये लिमिट क्रॉस? 25 ऑफ सितंबर को लिमिट क्रॉस हो गई, फ्रॉम विच डेट जो फर्म है ना वाज लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। तो 25 सितंबर से फर्म जो है वो रेगुलर स्कीम में अब टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो आपका स्टॉक इन ट्रेड होता है ना, सेम देखो स्टॉक और कैपिटल गुड्स होता है, तो कौन सी डेट से आपको आईटीसी इसमें क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे? तो ये कौन सी डेट होती है? प्रीसीडिंग द डेट, preceding the date when you withdraw from the अपना ये कंपोजिशन स्कीम, when you withdraw from the कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे 25 सितंबर को आप जो है वो कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गए, तो इसके एक दिन पहले 24 सितंबर तक, 24 सितंबर से यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ये भी आपको मैं चेक करवा देती हूँ, ये देखो, registered person eligible from the date immediately preceding the date he become liable to pay tax under regular scheme। समझ आया? ठीक है, इजी, तीन ही क्वेश्चन थे, अपन ने फटाफट निपटा दिए। देखो मैं तो आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही, आपने ये सब अच्छे से मेरे से सुन के, ये वीडियो देख के, खुद से प्रैक्टिस करके अगर आप एग्जाम में गए, आपसे तुरंत तुरंत ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है। आ जाओ 18th में क्या क्या पूछा है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा पवन का, ये बताना है, ठीक है। देन बताना है कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू दिल्ली बाय पवन, कंसाइनमेंट वैल्यू बतानी है। फिर क्या बताना है? इसमें भी तीन ही क्वेश्चन है। ड्यू डेट बाय पवन इज सपोज टू फाइल द रिटर्न अंडर जीएसटी। आज सो Pawan was engaged in providing various services within the state of Rajasthan since May 2024। उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर था ना, वो क्रॉस कर दिया थ्रेशोल्ड लिमिट के कब? 4th, ये देखो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बात कर रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो कब क्रॉस हुई आपकी? 4th जुलाई को 2024। उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया कब? 2 अगस्त 2024।
एंड उसको रजिस्ट्रेशन मिला कब? 10th ऑफ अगस्त 2024। अब आपको पता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं। देखो, अगर जिस डेट पे आप लायबल हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, वहां से विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई कर दिया, तो ये जो डेट है जब से आप लायबल हुए ना रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये डेट हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या हो जाएगी? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ ना, जिस दिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला, ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या केस है? आप लायबल हुए थे 4th ऑफ जुलाई को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ था, तो यू आर लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 4th ऑफ जुलाई 2024। तो ये विद इन 30 डेज आपने अप्लाई कर दिया 2nd ऑफ अगस्त को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस केस में क्या होगा? आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 4th ऑफ जुलाई 2024। पहला आंसर फटाफट जाना और टिक करके आ जाना, 4th ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, ठीक है सर। अब आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, Pawan started a business across India, including supply of goods also. He dispatched goods pan-India basis based on orders he got for the goods dealt by him. ठीक है। Now, he received an order from Delhi for which he supplied taxable goods valuing rupees 45,000, जिसका applicable rate of GST है 12%, and he also supplied certain exempted goods valuing rupees 4,000। ठीक है, उसने exempt goods भी सप्लाई किए 4000 के, एंड ही मेड वन इनवॉइस फॉर बोथ टैक्सेबल एज वेल एज exempt सप्लाई मेड टू दिल्ली। ठीक है, अब he asked his tax consultant for the requirement of the generation of e-way bill for this order, and the tax consultant informed him that the requirement of e-way bill is based on the consignment value of the goods supplied। ठीक है, ठीक है सर। Even being a micro did not receive timely। ठीक है, अब एक बार अपन थर्ड क्वेश्चन जो था ना अपना ये वाला, ये कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ द गुड्स सप्लाइड टू दिल्ली बाय पवन। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकलती है? कंसाइनमेंट वैल्यू निकलती है एज पर सेक्शन नंबर 15, जैसे कि उसने ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया था कैसे निकलती है सेक्शन 15 में। ठीक है, तो सेक्शन 15 में जैसा निकलता है वो, लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या होगा? सारे टैक्सेस भी इन्वॉल्व होंगे इस कंसाइनमेंट वैल्यू पे। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होता था। ठीक है, क्योंकि इस पे तो टैक्स लगना होता था। ये कंसाइनमेंट वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, क्योंकि हमने को ई-वे बिल जनरेशन की रिक्वायरमेंट पता करनी है ना। सो कंसाइनमेंट वैल्यू निकलती है इस पर सेक्शन 15, प्लस सारे की सारे टैक्सेस भी उसमें ऐड होते हैं, लेकिन एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है? देखो कितनी वैल्यू है? 45,000 की टैक्सेबल गुड्स की, तो 45,000 की है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है ये। ठीक है, द एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी कितना है? 12%। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे अपन? ये 45,000 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मान लो टैक्स की वैल्यू है, तो इसको 100 मान लेते हैं। एंड अपने को तो इंक्लूडिंग टैक्स की वैल्यू चाहिए कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए, तो 112 कर देते, क्योंकि 12% क्या है? रेट ऑफ आईजीएसटी। आप ऐसा जब करोगे, इसको सॉल्व करना, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैं आप लोग के साथ सॉल्व कर ही लेती हूँ। ये देखो कितना है? 45,000 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? 50,400। ठीक है, आ जाओ बता देती हूँ मैं। ये देखो, ये रहा 50,400। कैसे निकला पता है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या एग्जेम्प्ट वैल्यू को ऐड किया? क्या नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये देखो, कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? सेक्शन नंबर 15 से, डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान एट द केस में भी, ऑल्सो इंक्लूड व्हाट सेंट्रल टैक्स, स्टेट, यूनियन टेरिटरी टैक्स, आईजीएसटी, सेस, सारी चीजें इफ एनी इन द डॉक्यूमेंट। एंड एक्सक्लूड क्या करना है आपको? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जहां पे इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। ये भी ध्यान रखना कि एक ही इनवॉइस उसने इशू किया, टैक्सेबल के लिए भी और एग्जेम्प्ट के लिए भी, इसीलिए अपने को एग्जेम्प्ट का एक्सक्लूड करना है।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल का रखना है एज पर द इनवॉइस, दस कंसाइनमेंट वैल्यू इज दिस। ठीक है, सारे बता दिए क्या अपन ने? अच्छा एक ही बचा है, ड्यू डेट वाला। ये देखो नाउ, even being a micro enterprise, Pawan did not receive timely payment from his customers because of which he ran into severe cash crunch and eventually could not make on time payment to his suppliers. So as a result, उसने decide किया कि मैं धंधा बंद कर लूंगा. He shut down his business and got placed in a software company as a senior programmer executive. ठीक है भाई. अब while shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the GST registration, and the tax consultant surrendered his GST registration online on GST portal 25th of October 2024, and his application for cancellation was approved by the proper officer on 31st of October 2024. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेट ऑफ कैंसलेशन आपको क्या बताना है, ड्यू डेट बाय विच पवन इज सपोज टू फाइल फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी। तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 3 months फ्रॉम द डेट, क्या होती है 3 months फ्रॉम द डेट, डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, और लास्ट डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर, वहां से 3 months, तब आपको क्या करना है, फाइनल रिटर्न फाइल करना है। देखो ये देखो, डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, जब आपका ऑर्डर आया कैंसलेशन का, या तो फिर जिस दिन आपका जो है वो कैंसल हुआ, डेट कैंसल हुआ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दोनों में से लेटर कौन सी डेट है, वहां से आपको 3 months निकालना है। ठीक है, चलो अपन निकाल ले, क्या डेट ऑफ कैंसलेशन क्या है, ये देखो, सो कैंसलेशन वाज अप्रूव्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, दैट इज 31st। तो ये है आपकी डेट ऑफ कैंसलेशन, एंड दिस इज व्हाट, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, ओके, 25th of October, whichever is later, 31st October is later। यहां से आपको 3 months देखने, अक्टूबर के बाद आपको क्या आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो क्या आएगा 31st जनवरी 2020, क्या आंसर है, यस 31st जनवरी 2025। क्लियर, पक्का क्लियर हो गया होगा तो लाइक भी दे देना। ठीक है, इतने सारे लोग देखते हो, देख के चले जाते हो, सच में आपको हेल्प हो रही है, प्लीज लाइक करना और कमेंट भी करना, समझ आ रहा है, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब अपना केस सिनेरियो नंबर 18 भी हो गया है। ठीक है, नाउ विल जंप टू केस सिनेरियो नंबर 19। केस सिनेरियो नंबर 19, आज एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। कितने एमसीक्यू है इसमें, 5 एमसीक्यू है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन विच द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कौन सी वो सर्विसेज है वो बतानी है। ठीक है, अब compute the total value of exempt supply provided by KBC Insurance Limited for the month of May। ठीक है, बता देंगे केस सिनेरियो पढ़ने के बाद। यहाँ पे पूछा टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू, फिर पूछा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजी। ठीक है, आ जाओ। केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, प्रोवाइडिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। द कंपनी हैज बीन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पास्ट 3 years विद अप्रूवल ऑफ आईआरडीए। इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, उसके बाद केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपना बिजनेस सिक्योर किया थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंट्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ओके, दोज एजेंट्स include individual, firm, LLP, private limited company also, लेकिन all of them are licensed under the insurance act। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस की सर्विस ली गई है। एमसीक्यू में आरसीएम का कुछ सर्विस पूछा था ना, तो आरसीएम में एक सर्विस था कि किसी इंश्योरेंस एजेंट ने अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी तो ये इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है, अपन पढ़ते हैं आगे, और ऐसे क्लिक करते जाना है, लिंक करते जाना है एमसीक्यू को, केस सिनेरियो को एंड आपके प्रोविजंस को। ठीक है,
द कंपनी अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, कंपनी ने अवेल की है। कंपनी कौन है? केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इन लिमिटेड। कंपनी अवेल द सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज in Pan India through RR Travels Private Limited, where the cost of fuel is included. Supplier कौन है? RR Travel Private Limited, जहाँ पे cost of fuel आपका included है ना? And the service provider charge 5% GST and inform that the company that it is claiming ITC only in respect of the same line of business। ठीक है, अब अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या पूछा था एमसीक्यू में? क्या पूछा था एमसीक्यू में? डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन विच द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो इसमें दो ही सर्विस दिख रही है आरसीएम वाली। कौन सी सर्विसेज दिख रही है आरसीएम वाली? एक तो आपका इंश्योरेंस एजेंट वाली और एक तो आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली। इंश्योरेंस एजेंट वाले में मैंने आपको बताया कि कोई इंश्योरेंस एजेंट अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी। तो यहाँ पे केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड विल पे टैक्स अंडर आरसीएम फॉर व्हाट? फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ दैट इंश्योरेंस एजेंट। पहला में तो आरसीएम आएगा। कौन सी सर्विस में आरसीएम आएगा? सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट। अब अपन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला देखते हैं। यहाँ पे आरसीएम में पता है कब टैक्स पे कर सकते हैं? सिर्फ एक ही केस में, जब आपका रेसिपिएंट, सप्लायर रेसिपिएंट, जब आपका रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में आपका रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल आपका इंक्लूडेड होगा। लेकिन इस केस में देखो, यहाँ पे रेसिपिएंट भले बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन अगर आपका सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा आरसीएम में। कौन टैक्स पे करेगा? आपका सप्लायर टैक्स पे करेगा। समझ आया? याद रखना कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में आरसीएम कब आएगा? जब आपका सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम बेसिस पे रेसिपिएंट आपका टैक्स पे करेगा। बट अगर आपका सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा सप्लायर एफसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा, इसमें आरसीएम नहीं लगेगा। समझ आया? तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? अब देखो, ये केस सिनेरियो का वीडियो यहाँ पे बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट स्टिल मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये आएगा, ये नहीं आएगा, नन, बोथ ऑफ ए भी नहीं, बोथ नहीं, सिर्फ ए है। ठीक है, अब आता है आपका कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइडेड बाय केबीसी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, अरे टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बताना है, ये रहा। केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड ने प्रोवाइड किया है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या क्या देखो, उसको जो कौन से रिसीव हुआ? प्रीमियम रिसीव हुआ ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड किया और प्रीमियम रिसीव हुआ ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रीमियम रिसीव हुआ आम आदमी बीमा योजना। प्रीमियम रिसीव फॉर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम एश्योर्ड ऑफ ₹2.5 lakhs। Premium received on reinsurance of group personal accident policy for self-employed women and premium received on the fire and special perils policy of various business units and premium received on money back policy। बताओ, इसमें से अगर आपने एग्जाम्पशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्पशन चैप्टर लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और फिर कुछ स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको याद नहीं है मैं बता देती हूँ। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना एग्जेम्प्ट, एंड प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम अश्योर्ड ऑफ 2.50 लाख। अगर ये 2.50 लाख की जगह 2 लाख होता तो ये एग्जेम्प्ट होता, बट ये है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में है आपका 2.50 लाख। ठीक है, तो एग्जाम्पशन एंट्री में पढ़ना, उसमें लिखा है कि अगर सम अश्योर्ड आपका अप टू 2 लाख है देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, बट ये तो 2 लाख से ज्यादा है तो ये आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या है? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। वुमेन है ना, ऐसे याद रख लेना कि ये एग्जेम्प्ट है, बट स्टिल आप एक बार एग्जाम्पशन एंट्री गो थ्रू कर लेना। एंड मैं बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री वाला एग्जाम्प्ट है, आम आदमी वाला एग्जाम्प्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन में जो आपने प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है और सर्विस आपने उनको प्रोवाइड की है,
सो वो भी एग्जाम्प्ट, उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। ये 2 लाख होता तो एग्जाम्प्ट होता, अदरवाइज ये भी टैक्सेबल है। ये फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट्स, ये कहीं से कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, तो ये भी टैक्सेबल है। और ये आपका मनी बैक पॉलिसीज इशूड, ये भी आपका टैक्सेबल है। तो टोटल एग्जाम्प्ट सप्लाई पूछा अपने को, तो कितना है 5, 3 और 1, दैट इज 9 लाख, है ना। आ जाओ, ये 9 lakhs योर आंसर, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। इसके बाद हमसे क्या पूछा, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो भी अपन ने टिक कर रखा है, ये रहा 4 lakhs प्लस आपका 7 lakhs, दैट इज 4 प्लस 11, 4 प्लस 7 11, और आपका ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 23 lakhs, ठीक है। आ गया, ये रहा 23 lakhs इज योर टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, अब आपको आईटीसी बताना है, बता देंगे, चलो ये हो गया आपका। अब KBC Insurance Limited received a proposal for pandemic insurance for IPL matches. उसको receive हुआ proposal for pandemic insurance for IPL matches from the franchisees. तो sum assured for said insurance was rupees 250 crores with a premium of 50 lakhs. And company ने उस पॉलिसी को कब इशू किया, 1st of July, ठीक है। इनवॉइस कब रेज किया इसका, 5th of August को। एंड जो प्रीमियम है वो कब रिसीव हुआ, मतलब पेमेंट कब रिसीव हुआ, 14th of August को, ठीक है। ये अपन ने डेट्स लिख के रखी है, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे ना एक टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी पूछा था। चलो एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजीज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आप देखना, मैंने क्यों हमेशा बोलती हूँ कि एकदम शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस की सर्विसेज किसको, आईपीएल मैचेस को, ठीक है। आईपीएल मैचेस फ्रॉम द फ्रेंचाइजीज को, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कि इनवॉइस जो है वो टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि इनवॉइस इसकी कब इशू कर सकते हैं। तो इनवॉइस इशू करने की डेट क्या होती है आपका, बिफोर और आफ्टर दी प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब आपने वो सर्विस दी उसके पहले या उसके बाद, लेकिन बाद भी कितना बाद, विद इन 30 डेज। अब विद इन 30 डेज ही बस याद मत रखना, विद इन 30 डेज है फॉर नॉर्मल सप्लायर्स। लेकिन सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि आपका बैंक हो गया, आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गया, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसीज हो गए, ये लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 15 डेज और दिए हैं, मतलब टोटल 45 डेज, ठीक है। सो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन 45 डेज फॉर दिस इंश्योरेंस कंपनी, अगर इनवॉइस इशू हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है कि नहीं कैसे पता लगेगा, सर्विस कब इशू हुई आपकी 1st of जुलाई को, इनवॉइस कब इशू हुआ आपका 5th of August, दैट इज विद इन 45 डेज। अगर आपको सिर्फ 30 डेज याद होता तो आप ये गलत कर देते, क्योंकि आप 30 डेज बोलते ना तो बोलते कि ये तो आउट ऑफ, मतलब ये इसने इनवॉइस को टाइम पे इशू नहीं किया है, बट यहाँ पे क्योंकि विद इन 45 डेज है तो टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है। एंड इसके लिए सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दैट इज 5th of August और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आपका 5th of August क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, ये रहा, ठीक है। 5th of August। बस एक ही क्वेश्चन बचा है, सिर्फ एक, बाकी सब अपन ने कर लिया। अच्छा, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ कार, कार ये है आपकी मोटर व्हीकल, फॉर यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कितने के लिए, 5 lakhs के लिए, ठीक है। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन बस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 14% से, परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, 3 lakhs rupees। And GST of rupees 80,000 was paid on general insurance taken from Amity Insurance Limited for motor vehicle for transportation of persons with sitting capacity of less than or equal to 13 persons including the driver, which were used in the transportation of staff of the company। बताओ, आपको आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं वो बताना है। तो जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ मोटर व्हीकल,
आपको 17.5 में आपने पढ़ा होगा कि जब आप मोटर व्हीकल का प्रोविजन पढ़ते हो उसमें अगर सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स है तो आपको आईटीसी जो है वो अवेल आप उसमें ब्लॉक हो जाएगा। एंड एक्सेप्शंस है कुछ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग वाला, है ना, ये सारे उसके क्या है एक्सेप्शंस है। और फर्दर सप्लाई ऑफ दिस मोटर व्हीकल, ये 3 एक्सेप्शंस है। अब ये जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ मोटर व्हीकल दैट इज कार फॉर यूज ऑफ, अब ये कार है तो क्या उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होगी क्या? नहीं, 13 से कम है। और मैनेजिंग डायरेक्टर के यूज के लिए वो ले रहा है, तो ये तीनों भी एक्सेप्शंस में भी नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, नहीं मिलेगा इसमें आईटीसी। ठीक है। अब सेकंड केस क्या बोलता है, जीएसटी पेड ऑन बस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 14% दैट इज 13 पैसेंजर से ज्यादा है। अब अगर 13 से ज्यादा है तो आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, फिर रीजन कोई भी हो, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन और ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, 14 से ज्यादा है ना, बस है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें आईटीसी आपको मिलेगा। डन डन। थर्ड, जीएसटी ऑफ ₹80,000 was paid on general insurance taken from, हम कौन है, केबीसी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसने इंश्योरेंस जो है उसमें 80,000 पे किया ऑन जनरल इंश्योरेंस जो हमने लिया था एमिटी इंश्योरेंस लिमिटेड से, किसके लिए, मोटर व्हीकल के लिए। जो मोटर व्हीकल किसके लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स पैसेंजर्स एक्सेप्शन में आता है, मतलब इस मोटर व्हीकल में आईटीसी मिलता है। इसका मतलब ये कि इस जनरल इंश्योरेंस में भी आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ओके। तो टोटल आईटीसी किसमें मिलेगा आपको, एक तो इसमें नहीं मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा, 80,000 का मिलेगा, ये देखो 3,80,000 इसका आईटीसी आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब केस सिनेरियो नंबर 20, केस सिनेरियो नंबर 20 क्या है, केस सिनेरियो नंबर 20 पढ़ लेते फटाफट से, कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। In respect of vehicles let out on hire by the firms, services that are exempt, कौन सी exempt की सर्विसेज है, ठीक है, वो बतानी है। उसके बाद which of the following is correct in respect of document to be issued by the firm for understatement and overstatement, इससे तब आपको कहाँ पता चलेगा, किस सिनेरियो से पता चलेगा। Which of the following statements is correct in respect of supply of goods amounting to rupees 8,40,000 received by the firm which are taxable under reverse charge, बता दें, पढ़ लेते हैं। Mrs. Aditya and Company पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज अंडरटेकिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेती है। ठीक है, द फर्म हैज लेट आउट ऑन हायर द फॉलोइंग व्हीकल्स, कौन से क्या क्या व्हीकल्स उसने लेट आउट किए, मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 15 पैसेंजर्स, किसको, टू द स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ओके, फिर एन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल, जैसे वो ईवी होता है ना, टू कैरी मोर देन 12 passengers to local municipal corporation, and third, electric operated vehicle to carry up to 12 passengers to state transport undertaking। इन तीनों में से अपने को क्या बताना है, exempt कौन सा, ये देखो, in respect of vehicles let out on hire by the firm, services that are exempt from GST are, तो एग्जाम्प्ट कौन सी है, ये जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल है जो अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायर पे दी है, ये दोनों एग्जाम्प्ट है। बाकी ये जो मोटर व्हीकल है जिसमें मोर देन 15 पैसेंजर्स कैरी होते हैं और अब वो अपने स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिए, तो ये आपका टैक्सेबल है। ठीक है, अब देखो, letting on hire a motor vehicle to the state electricity department, letting on hire, ये देखो लोकल म्यूनिसिपैलिटी को जो दिया है वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल वाला, एंड लेटिंग आउट ऑफ हायर ऑन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, सेकेंड और थर्ड वाला रहेगा, ये रहा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब बस 2 ही क्वेश्चन बचा है। The firm issued invoices pertaining to 2 independent outward supplies. Okay, इसने इशू किया था invoices pertaining to 2 independent outward supplies, जहां पे एक invoice की वैल्यू, one invoice value of supply understated by 75,000 and in other invoice value was overstated by 45,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सप्लाई किया, मैं इसको आपका एक ट्रिक बताती हूँ, आपने सप्लाई किया है ना, तो आपने जब सेल किया होगा तो अपने एंट्री क्या पास करते हो, डेटर्स टू
सेल, ये एंट्री पास करते हो, डेबिट करते हो डेटर को। अगर आपने डेटर को सेल किया है तो आपका सेल बढ़ाने के लिए डेटर को डेबिट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज अंडरस्टेटेड बाय 75,000, मतलब गलती से आपने डेटर को 75,000 से कम बुक कर दिया है, मतलब 75,000 का अंडर स्टेटमेंट हुआ है। तो अब आप इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप, और डेबिट करोगे, डेटर को वापस करोगे, डेटर टू सेल, सेल 75,000, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप और डेबिट करते हो, मतलब सेल्स को और बढ़ाते हो, तब आप कौन सा नोट इशू करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे, ठीक है। तब आप कौन सा नोट इशू करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे। अब सेकंड केस, सेकंड गलती क्या की उसने, सेकंड में उसने क्या किया, अनदर इनवॉइस वैल्यू वाज ओवरस्टेटेड बाय 45,000, मतलब आपने डेटर को ना 45,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। अब आप उसको इसको कम करना पड़ेगा, तो कम कैसे करोगे, आपको एंट्री उल्टी करनी पड़ेगी, सेल टू डेटर करना पड़ेगा। डेटर को क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, इसलिए आप यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करोगे। क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, डेबिट नोट कब इशू करेंगे, तो ये इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो डेबिट नोट कब इशू करोगे, किसमें इशू करोगे, 75,000 में, क्योंकि 75,000 से आपको डेटर को बढ़ाना है क्योंकि वो अंडरस्टेटेड था। और क्रेडिट नोट किसके लिए इशू करोगे, 45,000 के लिए, क्योंकि आपको उसको कम करना है, 45,000 ओवरस्टेटेड था। फर्स्ट और फोर्थ ये रहा, डन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारे केस सिनेरियोस क्लियर हो गए। अच्छा एक और बच्चा है क्या, हाँ एक और बच्चा है, देखो द फर्म रिसीव्ड The firm received certain supply of goods amounting to rupees 8,40,000 from registered person जिसमें tax was payable under reverse charge basis। हम जो है वो reverse charge basis पे tax पे करेंगे, ठीक है। All the amounts given above exclusive of taxes where applicable or transactions referred to above intrastate है, all conditions availing ITC वो fulfilled हो चुकी, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे आप आरसीएम बेसिस पे टैक्स को पे करोगे, सप्लायर और गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्स पे करोगे आरसीएम बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो फर्म शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, फर्म शैल इशू अ डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो फर्म है ना यहाँ पे वो क्या कर रही है, आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे कर रही है, यही बोला है। The firm received a certain supply of goods amounting to 8,40,000 from registered person, जहां पे वो आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगी। तो यहाँ पे क्या आपको ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है क्या, कि फर्म जो है वो डिलीवरी चलान इशू करेगी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे भाई उसको सप्लाई ऑफ गुड्स आ रहा है, मतलब सामने वाले ने उसको गुड्स भेजा है जिसका वो टैक्स पेमेंट कर रही है ना, आरसीएम बेसिस पे। ये तो नहीं आएगा। फर्म शैल इशू रिसीट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और आप रिसीट वाउचर इशू कर रहे हो, अरे आपने तो पेमेंट किया है ना, आपको तो पेमेंट वाउचर इशू करना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्म को जो है वो पेमेंट वाउचर इशू करना रहेगा जब भी वो आरसीएम बेसिस में सप्लायर को टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है। सो आंसर विल बी योर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको चेक करवा देती हूँ एक बार, ये ऑप्शन नहीं होगा, हाँ। Registered person who is liable to pay tax under reverse charge shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier. Then case scenario number 20, ये 20 था ना, हाँ। अब अपन 21 करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 21 पढ़ते हैं, तीन ही क्वेश्चन है शायद, हाँ 1 to 3, ओके। Which of the following activities conducted by the trust is exempt? Exemption के देखो हर एक केस सिनेरियो में पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब determine the value of taxable supply in respect of donations received by the trust। आपको value of taxable supply बताना है, ठीक है सर, बता देंगे। Which of the following statement is or are correct under GST law in respect of Gurdwara managed by MM Charitable Trust? तीन क्वेश्चन है, फटाफट के सिनेरियो नंबर पढ़ते हैं। 21 MM Charitable Trust is registered under section number 12AB of the Income Tax Act 1961. The trust conducted a 3-day residential yoga camp among people. Residential yoga camp उसने conduct किया इस trust ने among people on International Yoga Day
for the advancement of yoga. This word is very important, for the advancement of yoga, and charge 7500 per person inclusive of stay and food. ठीक है. अब the trust also conducted programs for the advancement of education of people aged above 65 years in metro cities. Okay. Nominal fee was charged for the same. ठीक है sir. Now, the trust received the following donations during the month of September. Okay. ट्रस्ट को फॉलोइंग डोनेशन रिसीव हुए सितंबर मंथ में. क्या क्या डोनेशन रिसीव हुए? पहला तो मिस्टर सुनील शर्मा सॉलिड स्टील्स का प्रोप्राइटर है, उसने एक आरओ का वाटर प्लांट ट्रस्ट को डोनेट किया जिसकी वर्थ थी 75,000 की. एंड उसने क्या किया? डिस्प्ले हिट्स फर्म नेम इन द आरओ सिस्टम. आरओ सिस्टम में उसके फर्म का नाम इंस्टॉल कर, जो आरओ सिस्टम इंस्टॉल किया था उसमें इसने सॉलिड स्टील अपने फर्म का नाम उसमें लगा दिया. इंस्टॉल्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ट्रस्ट. अच्छा, ट्रस्ट प्रीमाइसेस में उसने अपना फर्म का नाम चिपका दिया. एज डोनेटेड बाय मिस्टर सुनील, ओनर ऑफ सॉलिड स्टील, ट्रस्टेड बाय ऑल. अगर आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन पढ़ा होगा सप्लाई के चैप्टर में, ये डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्लैरिफिकेशन था. क्या क्लैरिफिकेशन था? कि अगर आपने डोनेशन कर रहे हो किसी ट्रस्ट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, सेकेंड आपका जो गिफ्ट आप दे रहे हो है ना, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए दे रहे हो विदाउट कंसिडरेशन. एंड थर्ड, आपका पर्पस जो है वो फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए. मतलब कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट करने का, पब्लिसिटी करने का पर्पस नहीं होना चाहिए. अगर ये हुआ तो इसको अपन कंसिडरेशन मानेंगे एंड सप्लाई में इंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई. कंसिडरेशन इसको नहीं मानेंगे. समझे? तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए कर रहा है, तो ये 75,000 को अपन, ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस है, तो इस केस में 75,000 को अपन कंसिडरेशन मानेंगे प्लस इसको सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा. एंड सेकेंड, Mr. Prasanna, a lawyer, donated chairs to the trust costing rupees 25,000 and love all is printed on all the chairs donated by him to the trust. यहाँ पे कहीं से भी आपको एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी का इंटेंशन नहीं दिख रहा है. ठीक है, प्रॉपर प्योर फिलेंथ्रोपिक पर्पस है. मिस्टर प्रसन्न होकर उन्होंने चेयर्स बांटी ट्रस्ट को. ठीक है, जिसमें लिखा लव ऑल. ये आपका सप्लाई नहीं है. ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट? एडवांसमेंट ऑफ योगा, एडवांसमेंट ऑफ एडुकेशन, या फिर बोथ, या फिर दोनों ही नहीं. तो यहाँ पे जो एडवांसमेंट ऑफ योगा हो रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है. ठीक है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह कुछ कंडक्ट करवाती है एडवांसमेंट ऑफ योगा के लिए, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है. और आप एग्जामिनेशन एंट्री में पढ़ोगे कि एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो किसके लिए है? अगर मान लो जो मेंटल फिजिकली हरास्ड बच्चे हैं या फिर जिनके मम्मी पापा नहीं है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए अगर आपने एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए प्रोग्राम किया, उस केस में वो एग्जेम्प्ट होता है. बट यहाँ पे देखो किनके लिए हो रहा है? पीपल एजेड अबव 65 इयर्स इन मेट्रो सिटीज. यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि इनके लिए, इस कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए हो रहा है. मेट्रो सिटीज वालों के लिए एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन वाला प्रोग्राम किया जा रहा है. ये आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एडवांसमेंट ऑफ योगा वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट. कौन सा टैक्सेबल सप्लाई होगा इन दोनों में से? 75,000 वाला. ये तो बेचारा सिर्फ अपने फिलेंथ्रोपिक, अपने मन से, खुशी से आपको 25,000 दे रहा है, लेकिन 75,000 वाला के इंटेंशन है कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, वो आपका सप्लाई माना जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है, 75,000 वाला. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 6 केस सिनेरियोस डन, एकदम डन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ? इसके लिए अपने को फटाफट बस इतना सा पढ़ना है. देखो, MM Charitable Trust also owns and manages a Gurudwara. It rented the community hall located in the precincts of the Gurudwara for a rent of 8,500 per day for a marriage function. ठीक है, it also rented the commercial shop भी रेंट दिया उसने in the precincts of the Gurudwara for a rent of 10,000 per month per shop. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जामिनेशन एंट्री में अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रेंट पे देती है कम्युनिटी हॉल को इन द प्रीसिंस, ठीक है, प्रीसिंस ऑफ दैट
प्लेस, तो उस केस में रेंट अगर आपका अप टू मान लो 1000 से नीचे है, मतलब आपका 1999 है, ठीक है, प्लस ये तो आपका मैंने दूसरा जो रेंट होता है वो बताया। अगर कम्युनिटी हॉल का आप रेंट पे देते हो, कम्युनिटी हॉल को रेंट पे देते हो, तो उस केस में जो वैल्यू है वो होनी चाहिए आपकी ये, मतलब 10,000 या उससे ज्यादा अगर आपका रेंट होता है, रेंटिंग ऑफ दैट कम्युनिटी हॉल, ठीक है, इन द प्रीसिंस ऑफ दैट प्लेस, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये क्या आपका 10,000 से ज्यादा है क्या? नहीं, ये आपका 8500 है, 10,000 से कम है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पहला, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर आप किसी शॉप को रेंट पे देते हो, रेंटिंग ऑफ शॉप इन द प्रीसिंस ऑफ दैट एरिया, ठीक है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो अगर शॉप रेंट दे रहे हो तो उसका रेंट अगर 10,000 या फिर उससे ज्यादा रहा पर मंथ, पर मंथ, तो वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल, ठीक है। दो ही चीजें, यू कैन अज्यूम ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड जीएसटी ऑल द ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट कंडीशंस आईटीसी फुलफिल, ठीक है। अब देखो, जो आपने कम्युनिटी हॉल को रेंट पे दिया है वो आपका एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 8500 इज लेस देन 10,000, ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल शॉप है वो टैक्सेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ये देखो बी, चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल आर मोर देन और इक्वल टू 10,000 पर मंथ। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीसिंस रिलीजियस प्लेस, जैसे गुरुद्वारा, कोई भी मंदिर, ये रिलीजियस प्लेस में अगर आप रेंटिंग देते हो, रेंट पे देते हो वो चीजें, वो एरिया meant for general public, owned or managed by institution, entities, trust, registered under 12 AB of the Income Tax Act, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्जेस जो रेंट के हैं प्रीमाइसेस के, कम्युनिटी हॉल के, अगर 10,000 पर डे से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है। एंड चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ शॉप स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स मोर देन और इक्वल टू 10,000 पर मंथ है, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए 10,000 पर मंथ जो है वो टैक्सेबल हो गया, क्लियर। Done with our 6 case scenarios in detail with deep understanding of the provisions, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबकी एग्जाम्स आने वाली है, तो और लोगों को हेल्प होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेरे 1 से 2 दिन बस लगेगा, मैंने आपके सारे केस सिनेरियोस कंप्लीट करके टेलीग्राम पे इसकी समरी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सिर्फ 2 दिन देना, सारी चीजें अपलोड हो जाएगी, सो ज्वाइन दैट। एंड इसके बाद आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगी, ठीक है, विच इज रियली वेरी नीडेड, क्योंकि आप जीएसटी के प्रोविजन तो अच्छे से पढ़ लेते हो, बट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वहां पे हम लैग करते हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।